हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। 28 दिसंबर 2024 को जो पहला शिफ्ट हुआ था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, इसमें साइंस के जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सारे को हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज जानवरों द्वारा फैलाया जाता है, विशेष रूप से कांटों वाले कांटेदार बीज जो उनके शरीर से जुड़ जाते हैं और दूर स्थानों तक ले जाए जाते हैं। यानी ये जो बीज है इसमें कांटे होते हैं, कांटे होने के कारण जानवरों के बॉडी से चिपक जाते हैं और जानवर के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कुछ इस टाइप के बीज होते हैं, ये देख सकते हो, इसमें कांटे हैं ना, तो जानवरों के शरीर से चिपक करके ये जानवर के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा जैंथियम और यूरेना। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस किसी वीडियो में सेम ऑप्शन के साथ सवाल आपसे पूछा गया था कि वो कौन सा प्लांट है जिसके फल जब फटते हैं तो बीज उस प्लांट से दूर जाकर के गिरते हैं, तो वहाँ आंसर था कैस्टर एंड बाल्सम। अगर आपको याद आ रहा हो तो, अगर आपने वीडियो देखा हो तो प्रीवियस किसी वीडियो में है। और आज के इस प्रश्न का उत्तर ए है। कोलाइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मिश्रण 3 प्रकार के होते हैं, विलयन, कोलाइड, निलंबन। तो कोलाइड के बारे में आपको बताना है। अब जब भी कोलाइड से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप याद कर लेना मिल्क को, दूध को जो है आप याद रखेंगे, अपने दिमाग में दूध रखेंगे, मिल्क रखेंगे और उसको देखते हुए सारे ऑप्शंस को पढ़ेंगे और आंसर देंगे। कोलाइडल कण उनसे गुजरने वाली प्रकाश किरण को बिखेरते हैं। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कोलाइड और निलंबन ये दोनों ही टिंडल प्रभाव को दिखाते हैं। टिंडल प्रभाव देखा जाता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। टिंडल प्रभाव का मतलब होता है कि जब प्रकाश को कोलाइड से गुजारा जाता है या फिर निलंबन से गुजारा जाता है तो उनके पाथ हमें दिखते हैं। ये विलयन है, इसमें लाइट का पाथ आपको रास्ता नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इस दोनों में दिख रहा है, यानी ये दोनों टिंडल प्रभाव को दिखा रहे हैं। ये स्टेटमेंट सही है, हमें गलत चूज करना है। कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, बिल्कुल सही है। कोलाइड दिखने में समांगी मिश्रण जैसे लगते हैं लेकिन ये होते नहीं हैं। ये दोनों के दोनों जो है विषमांगी है, जबकि विलयन जो है समांगी है। ये जो विलयन है ये समांगी है, समांगी है, जबकि ये दोनों विषमांगी है। ठीक, विषमांगी है। शांत छोड़ देने पर ये नीचे नहीं बैठते हैं, बिल्कुल सही है। शांत छोड़ देने पर ये नीचे नहीं बैठते हैं। ये दोनों के दोनों जो होते हैं अस्थायी होते हैं। ये विलयन और कोलाइड ये दोनों अस्थायी मिश्रण है, क्योंकि इनके कण जो है नीचे नहीं बैठते हैं। ऐसा नहीं होता है कि दूध को आप छोड़ देते हो रात भर तो दूध के अंदर जो कण है, चाहे वो फैट हो, विटामिन हो, ये सारे हो, वो सारे नीचे आकर के बैठ जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। तो शांत छोड़ देने पर ये नीचे नहीं बैठते हैं, बिल्कुल सही बात है। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, ये गलत बात है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल विलयन ही समांगी मिश्रण है, बाकी कोलाइड और निलंबन ये दोनों ही विषमांगी मिश्रण है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी गलत स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निलंबन के बारे में सत्य है। अब निलंबन के बारे में आपको बताना है, यानी कि इसके बारे में, सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन के बारे में जब आपसे सवाल पूछा जाए तो आप मिक्सचर याद रखेंगे, रेत यानी कि बालू और जल। रेत और जल का जो मिश्रण होता है आप उसके बारे में सोचेंगे, अपने माइंड में रखेंगे। निलंबन के कणों को आंखों से देखा जा सकता है, तो रेत और जल का मिश्रण होता है तो रेत के कण आप आंखों से देख सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और हमें सत्य ही चूज करना है, यानी कि ए हमारा राइट आंसर। विलय कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। छान करके हम रेत के कण को अलग कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तो विलय कण नीचे नहीं बैठते हैं, बिल्कुल बैठ जाएंगे। रेत और जल के मिश्रण को हम शांत छोड़ दें तो रेत के सारे कण जो है कुछ समय के बाद नीचे आकर के बैठ जाते हैं। यहाँ लिखा है कि नहीं बैठते हैं। यह एक समांगी मिश्रण है। अभी मैंने आपको बताया कोलाइड और निलंबन दोनों विषमांगी मिश्रण है, केवल विलयन जो है समांगी मिश्रण है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। वायुमंडल में उपस्थित निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस स्थलीय जीवों द्वारा श्वसन के लिए उपयोग की जाती है। भाई, जमीन पर रहने वाले जो जीव होते हैं चाहे जल में रहने वाले जो जीव होते हैं, दोनों को श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
जो जलीय जीव होते हैं जल में घुली हुई ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जो स्थलीय जीव होते हैं वो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? पूछा है कि नहीं है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो जल का निर्माण ये संयोजन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन को जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो जल बनता है। कोयले का जलना, मुख्य रूप से कार्बन होता है कोयला, जलाएंगे CO2 गैस उत्सर्जित होती है और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। बिना बुझे चूने से बुझे हुए चूने का निर्माण, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जल में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। संयोजन अभिक्रिया है, साथ में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट का निर्माण, कॉपर सल्फेट और आयरन सल्फेट का जो बनना होता है वो संयोजन अभिक्रिया नहीं है, वो संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये विस्थापन अभिक्रिया या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया हो सकती है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पोषण युक्ति दर्शाता है? यानी इन चार में से कौन पैरासाइट है ना? पैरासाइट है, परजीवी है। तो परजीवी पादप अमरबेल है, इसे इंग्लिश में कस्क्यूटा बोलते हैं। परजीवी पादप अमरबेल है, इसे इंग्लिश में कस्क्यूटा बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि अमरबेल लिख करके नहीं आएगा, कस्क्यूटा लिख करके आ जाएगा। तो ये जो कस्क्यूटा है ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। तो इसके पास जो लताएं होती है ना, ये लताएं जो होती है इसके पास, ये लिपट जाती है होस्ट प्लांट के बॉडी के ऊपर। ये होस्ट है, मेजबान है, देख रहे हो यहाँ पर ऐसे लताएं जो है लिपट जाती है और हॉस्टोडिया नाम की संरचना जो है यहाँ पर बनती है। हॉस्टोडिया नाम की संरचना बनती है जो इस प्लांट के जाइलम फ्लोएम के अंदर घुस जाती है। हॉस्टोडिया नाम की जो संरचना होती है इस लता से बनती है, इस प्लांट के जाइलम फ्लोएम में घुस जाती है और वहाँ से न्यूट्रिशन, जल है ना, यानी कि भोजन हो गया, पानी हो गया, खनिज, ये सारे जो है चूसते रहते हैं ये अमरबेल। इसीलिए ये परजीवी पादप है। जैसे ये लताएं होती है ना, तो कुछ ऐसी संरचना जो है बनती है। ये ना, ये इसी को कहा जा रहा है यहाँ पर हॉस्टोडिया। ये तो ये जो पार्ट है ना, ये जो होस्ट प्लांट होता है जहाँ से खाना को लेना है, उस बॉडी के अंदर ये पार्ट घुस जाता है, हॉस्टोडिया। तनु विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तनु विलयन, मान लीजिए कि आपने 2 गिलास लिया, 2 गिलास लिया, दोनों में आपने क्या किया है कि ले लिया है 500 ml पानी। 500 ml आपने यहाँ पर पानी ले लिया और 500 ml आपने यहाँ पर पानी ले लिया। अब आपने क्या किया, इसमें आपने 10 ग्राम नमक डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, और इस वाले में आपने डाल दिया 50 ग्राम। यानी दोनों नमक पानी का घोल है, दोनों में पानी समान मात्रा में है, लेकिन नमक एक में कम है, दूसरे में ज़्यादा है। तो कौन सा विलयन कंसंट्रेटेड है, सांद्रित है, और कौन सा विलयन तनु है? जिसमें नमक ज़्यादा है हम बोलेंगे कि ये सांद्र विलयन है, कंसंट्रेटेड है, और इसको बोलेंगे डाइल्यूटेड है। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये कम डाइल्यूट है, ये ज़्यादा डाइल्यूट है, ये कम कंसंट्रेटेड है, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ऐसे ही बोल सकते हो। लेकिन अगर हमें डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड ये दोनों चूज करने हो तो हम डाइल्यूट उसको बोलते हैं जिसमें विलय कम हो और जो विलायक हो ज़्यादा हो। विलायक जल है और विलय यहाँ पर नमक है, तो इसमें विलायक की थोड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में विलय घुला होता है। नहीं, तनु विलयन में ऐसा नहीं होता है। तनु विलयन में क्या होगा, विलायक जो है अधिक मात्रा में होगा और जो विलय पदार्थ है वो कम मात्रा में। तो ये तो गलत है। इसमें विलायक की अधिक मात्रा में थोड़ी मात्रा में विलय घुला होता है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रामू को 1.33 अपवर्तनांक वाला पानी का एक टब, 1.46 अपवर्तनांक वाला तेल का एक मग, 1.5 अपवर्तनांक वाली ग्लिसरीन की एक बोतल और 1.65 अपवर्तनांक वाला ग्लास का एक गुटका दिया गया।
प्रकाश सर्वाधिक तीव्र चाल से किसमें यात्रा करेगा? बहुत ही आसान सवाल है। जो प्रकाश की चाल है और जो अपवर्तनांक है उसके बीच में उल्टा रिलेशन होता है। सबसे तेज प्रकाश उस माध्यम में चलेगा जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। सबसे कम अपवर्तनांक है पानी का, तो यहां पर हम पानी बोलेंगे। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक अंडाशय में से प्रत्येक माह कितने अंडे उत्पन्न होते हैं? तो प्रत्येक माह एक ही अंडे का उत्सर्जन होता है। 2 अंडाशय है ना, किसी एक अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन होगा। मान लीजिए 2 अंडाशय है ए और बी। अगर इस महीने इस वाले अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन हुआ है तो अगले महीने इस वाले से होगा, इससे नहीं होगा। तो अल्टरनेट वे में होता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि लगातार दोनों महीने जो है सेम ही अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे कॉमन है वो ये है कि अल्टरनेट वे में चलता है। एक बार इससे उत्सर्जन होगा तो दूसरी बार इससे होगा, लेकिन होगा महीने में एक ही अंडे का उत्सर्जन। बी हमारा राइट आंसर। गर्म वायु के विशुद्ध प्रवाह में से दिखाई देने वाली धूल कणों को आभासी, अनियमित, अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है? आपने ये चीज नोटिस किया होगा, जैसे मान लो यहां पर आग जो है जल रही है। अगर आप यहां पर है, इस साइड है, अगर आप इस साइड है तो आग के दूसरी साइड के वस्तुओं को आप देखेंगे तो झिलमिलाती हुई नजर आएंगी, है ना। साफ साफ दिखेगी नहीं, झिलमिलाती हुई नजर आएंगी। ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये जो आग है इसके आसपास का जो एरिया है वहां पर जो वायु है वो गर्म है, तो वहां का अपवर्तनांक, वहां के वायु का अपवर्तनांक कुछ और होता है। और आग से जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, हवाएं जो है, वायु जो ठंडी होती जाएगी, तो वहां का अपवर्तनांक जो है थोड़ा सा ज्यादा होगा, अलग होगा। तो जो प्रकाश किरण दूसरी साइड से आपकी आंखों में आती है ना, जो प्रकाश किरण दूसरे साइड से आपकी आंखों में आती है, आग के दूसरे साइड से आपकी आंखों में आती है, उसका बार बार अपवर्तन होता है, जिससे जो भी वस्तुएं हैं इस आग के दूसरे साइड, उसकी आभासी स्थिति जो है बदलती हुई नजर आती है, तो हमें झिलमिलाती हुई नजर वो आती है। राइट, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किस पौधे की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती है और एक नए पौधे में विकसित हो जाती है? तो ब्रायोफाइलम की जो पत्तियां होती हैं उसके मार्जिन पे बर्ड्स निकलते हैं। ये बर्ड्स जो होते हैं वो टूट करके जमीन पर गिरेंगे और वहां पर नया ब्रायोफाइलम का प्लांट उगेगा। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन, जड़ तना पत्तियों से जब नए प्लांट उगते हैं तो उसे हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं। तो ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन होता है और पत्तियों द्वारा होता है। किस एक कोशिकीय जीव की कोशिका के सिर पर चाबुक जैसी संरचना होती है और इन संरचनाओं के आबंध में द्विआधारी विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है? एक कोशिकीय जीव है, सबसे पहले तो ये देखो आप, एक कोशिकीय जीव है और ये सारे के सारे एक कोशिकीय जीव ही है। सिर पर चाबुक जैसी संरचना होती है और इन संरचनाओं के आबंध में द्विआधारी विखंडन एक निश्चित अभिविन्यास में होता है, यानी द्विविखंडन होता है और एक निश्चित तल से होता है। अब अमीबा में तो द्विविखंडन होता नहीं है, अमीबा तो मुकुलन होता है, बडिंग होता है, इसमें तो बडिंग होता है। और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन होता है, बहुविखंडन होता है। अमीबा और लिशमेनिया में द्विविखंडन होता है। अमीबा के बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि किसी भी तल से द्विविखंडन हो जाता है, यानी ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। आंसर हमारा लिशमेनिया हो जाएगा, जिसके कारण कालाजर होता है। चाबुक जैसी संरचना जो आपको बोल रखा है ना, वो इसकी बात की गई है, इसकी बात की गई है। ये चाबुक जैसी संरचना जो है और एक निश्चित तल में द्विविखंडन होता है, इसी तल में होगा। अगर आप इस तल को देखो तो आप बोल सकते हो कि लेफ्ट एंड राइट में विभाजन होगा, इस तल के लेफ्ट एंड राइट में विभाजन होगा। ए हमारा राइट आंसर होगा। 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जब जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई पर होगी तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी। m का मान 8 है, g का मान हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे और h हमारा 5 मीटर है।
तो 8 पंचे में 40 हो जाएगा 9.8। अगर ये 10 होता तो 400 नहीं, 400 जूल लगभग तो है नहीं। अच्छा, यहाँ पर जी के फॉर्म में ही दिया हुआ है, यानी आपको जो है ना ये 9.8 ना लेकर के आपको यहाँ पर जी ही रखना है, जी ही रखना है। तो यहाँ पर जी कर दो आप, तो 40 जी जूल। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र का बनना एक दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के समान पाया जाता है? तो धारावाही परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो दंड चुंबक के जैसा ही बनता है। कई बार हम लोग बात कर चुके हैं, तो हम बोलेंगे एक धारावाही परिमित लंबाई की परिनालिका। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बल यह त्वरण उत्पन्न करता है? जब वस्तु नीचे गिर रही होती है तो उसके पास गुरुत्वीय त्वरण होता है। जब भी त्वरण उत्पन्न हो तो समझ जाना कि बल लगा है, बल के बिना त्वरण नहीं आ सकता है। तो अगर वस्तु के पास ये जो त्वरण है जी वो है, इसका मतलब है कि इस वस्तु पे एक बल लग रहा होगा जिसके कारण ये त्वरण उत्पन्न हुआ है, और हम जानते हैं ये गुरुत्वीय त्वरण है जो कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? टिंडल प्रभाव अभी हम लोगों ने चर्चा किया, जब किसी माध्यम से हम प्रकाश को गुजारते हैं और उसका पाथ हमें दिख जाए, रास्ता दिख जाए, तो वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। और टिंडल प्रभाव होता क्यों है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश जब माध्यम के कणों से टकराता है तो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, इसी को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? खमीर में किण्वन के दौरान पाइरुवेट एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। सबसे पहले देखो ईस्ट में, मान लीजिए कि ईस्ट जो कोशिका है, ईस्ट कोशिका जो कि एक कोशिकीय ईस्ट होता है, इस ईस्ट में ग्लूकोज पहुंचता है तो कोशिका द्रव में ये टूटता है पाइरुवेट में। उसके बाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देखो यहाँ पर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ईस्ट का इस्तेमाल शराब बनाने में, बियर बनाने में इसीलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर एथेनॉल का बनना होता है। इसे हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का यहाँ पर एथेनॉल में कन्वर्ट होना फर्मेंटेशन कहलाता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम लोग बोलते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का विखंडन हरित लवक में होता है, बिल्कुल ही गलत है। हरित लवक में नहीं, कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सवाल जो है रिपीटेड है, सेम टू सेम सवाल तो ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो पाइरुवेट है कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूटता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भरपूर मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मांसपेशी कोशिकाओं में पाइरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। देखो ऑक्सीजन के अभाव में जो हमारी पेशी कोशिका होती है उसमें ये पाइरुवेट जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड जब हमारी पेशियों में जमा होता है तो हमारी पेशियां थकने लगती है, उसमें ऐंठन होने लगता है। तो ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। सही कथन चुनना था तो 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो ए हमारा राइट आंसर। जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है। यह गति के किस नियम का एक उदाहरण है? तो नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव को पैर से पीछे की ओर धक्का देता है, तो बदले में नाव भी उतने ही बल के साथ नाविक को आगे की ओर धक्का देता है। तो ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, तीसरा नियम है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब भी हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो बदले में वस्तु भी हम पर समान परिमाण का फोर्स लगाती है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट वो फोर्स होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। दिए गए विकल्पों में से परजीवी पादप का चयन कीजिए। कस्क्यूटा, अमरवेल हम लोगों ने अभी चर्चा किया थोड़ी देर पहले। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन और उस परिवर्तन से संबंधित उस प्रक्रिया से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? गैस से ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है, बिल्कुल सही है। गैस से द्रव में परिवर्तन, गैस से द्रव में परिवर्तन जो है ये क्या कहलाता है भाई? संघनन कहलाता है। ठीक है, संघनन कहलाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऊर्ध्वपातन, जो कि गलत है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। द्रव से गैस
द्रव का गैस में कन्वर्ट होना वाष्पीकरण कहलाता है, और वाष्पीकरण जो है हमेशा होता है बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे। जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए। ठोस से गैस, एक ठोस को गर्म करो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि कपूर को गर्म करो तो सीधा गैस में कन्वर्ट होता है, बी हमारा राइट आंसर। शक्ति, वोल्टता और प्रतिरोध के बीच संबंध को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो पावर बराबर होता है वी आई बराबर होता है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर बराबर होता है आई स्क्वायर इंटू में आर, सी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जीव में आनुवांशिक रूप से निर्धारित लिंग नहीं होता है? तो घोंघा अपने लिंग को परिवर्तित कर सकता है, जो ये दिखाता है कि इसमें लिंग निर्धारण जो है गुणसूत्र से नहीं हुआ है बल्कि पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु संक्रमण यौन संपर्क के कारण होता है? यानी ये अपने आप में यौन संचरित बीमारी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संबंध बनाने से बीमारी फैलती है और बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है। तो गोनोरिया और सिफिलिस कई बार आ चुका है एग्जाम में, आपके इस एग्जाम में। गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों जो है बैक्टीरियल डिजीज है और साथ में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो ए और सी। एड्स भी अपने आप में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यौन संबंध बनाने से ये बीमारी फैलती है, लेकिन ये वायरल है, HIV के कारण ये बीमारी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है? विषमांगी विलयन का एक उदाहरण है जल में तेल का मिश्रण, नींबू पानी, टिंचर आयोडीन, ये सारे के सारे जो है समांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। आप ये भी बोल सकते हो कि सब के सब क्या है, विलयन है। याद रखिएगा विलयन के कण जो है आपको कभी नहीं दिखते हैं, विलयन के कण जो है नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, और समांगी मिश्रण में जो घटक होते हैं वो पूरे विलयन में समान रूप से वितरित होते हैं, फैले होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि विलयन में कहीं पर घटक ज़्यादा है कहीं पर कम है। जल में एथेनॉल का मिश्रण, यहाँ पर माफ करिएगा मैंने ये गलत टिक कर दिया है, जल में तेल का मिश्रण है, ये नहीं होगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अपने आप में विषमांगी मिश्रण है, जल और तेल अच्छे से तो मिक्स भी नहीं होते हैं, तो ये विलयन नहीं बनाएंगे, ये तीनों हो जाएगा। नींबू पानी है, टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन हम लोग बोलते हैं आयोडीन और एथेनॉल के मिश्रण को, और जल में एथेनॉल का मिश्रण यानी कि शराब में जल मिलाते हैं, वो क्या होता है, विलयन होता है, समांगी मिश्रण होता है। दो विभिन्न प्रतिरोधकों के समांतर संयोजन में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्रत्येक प्रतिरोधक पर विभवांतर का मान समान होता है, ये बिल्कुल सही है। ऐसा होता है पैरेलल में, प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है, ऐसा होता है श्रेणी क्रम में। जब हम प्रतिरोधकों को लगाते हैं श्रेणी क्रम में, मान लीजिए हमने दो प्रतिरोधक ले लिए और इसको लगा दिया श्रेणी क्रम में इस प्रकार से, तो ये जो प्रतिरोधक है, मान लो यहां से धारा आई चली, आई, तो इससे भी धारा आई जाएगी और इससे भी धारा आई ही जाएगी, दोनों प्रतिरोधक से धारा जो है एक समान जाने वाली है। अब मैं क्या करता हूं, दो प्रतिरोधक लेता हूं और इन दोनों को मैंने लगा दिया यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अच्छा, मान लो यहां पर बैटरी मैंने ले लिया V वोल्ट का, तो ये बट जाएगा, यहां पर V1 जाएगा, यहां पर V2 जाएगा, किसको कितना मिलेगा? जैसे मान लो 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट में से कुछ इसको मिलेगा कुछ इसको मिलेगा, किसको कितना मिलेगा डिपेंड करता है कि प्रतिरोध क्या है दोनों का, ठीक। अब मान लो मैंने यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर ले ली है, तो यहाँ पर देखो इसके सिरों के बीच में भी 6 वोल्ट ही इसको मिलेगा और इसको भी जो है 6 वोल्ट ही विभवांतर मिलेगा, लेकिन इस बार धारा अलग अलग होगी। मान लो धारा यहाँ से आई चली है, तो ये धारा यहाँ पर जाने के बाद बट जाएगी, यहाँ पर धारा कुछ और जाएगी, मान लो I1 है, यहाँ पर धारा कुछ और जाएगी, मान लो I2 है। तो इस वाले में धारा बट जाती है, विभवांतर नहीं बटता, इस वाले में धारा नहीं बढ़ती है, विभवांतर बढ़ जाता है, तो ये अंतर होता है। तो ये कथन गलत है, समांतर संयोजन है, इसलिए ये कथन गलत है, केवल ए सही है, ए सही है, बी गलत है, डी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम की कोशिकाएं हैं?
फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। फ्लोएम के 4 अवयव होते हैं, सीव, ट्यूब, चालिनी, नलिका। फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल यानी कि साथी कोशिका, और यहाँ पर फ्लोएम जाइलम होता है जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो देखो, चालिनी नलिका यानी कि सीव, ट्यूब, और साथी कोशिकाएं यानी कि कंपेनियन सेल्स, ये फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। जबकि वाहिनिकी और वाहिका, ट्रैकीड एंड वेसल्स, ये जाइलम की कोशिकाएं हैं। ये जाइलम की कोशिकाएं हैं, याद रखिएगा, और ये दोनों फ्लोएम की कोशिकाएं हैं। बी हमारा राइट आंसर। डैश एक गैर विभाजित कोशिका संरचना में क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है तो डीएनए जो है क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, और जब कोशिका विभाजित होने को आती है तो यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो डीएनए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? देखो, परावर्तन के नियम जो है सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। परावर्तन के जो नियम है सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं, चाहे वो स्मूथ हो, चाहे खुरदरी हो, चाहे गोली हो, चाहे प्लेन हो। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है? समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। चीनी का घोल, नमक, चीनी का घोल, शुद्ध वायु समांगी मिश्रण है। विनेगर, एसिटिक एसिड का ये विलयन होता है। जो भी विलयन है, ये विलयन है, ये विलयन है, ये विलयन है, विलयन समांगी मिश्रण होते हैं। गुदे वाले संतरे का रस जो है ये विसमांगी मिश्रण है। गुदे वाले संतरे का रस देखेंगे तो आपको कहीं पर गुदा यानी कि पल्प ज़्यादा मिलेगा, पल्प जो कि ठोस होता है, पल्प कहीं पर आपको ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर पल्प आपको कम मिलेगा। जो गुदा होगा ना, जो ठोस पार्टिकल होता है, वो कहीं पर ज़्यादा मिलेगा, कहीं पर कम मिलेगा। तो ये विसमांगी मिश्रण होता है। प्रतिरोधकों के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है? अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक लगे हुए हैं और उसका हम समतुल्य निकालने जाते हैं तो क्या करते हैं? सिंपली सबको जोड़ देते हैं। सिंपली सबको जोड़ देते हैं। तो अलग अलग प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों का योग, जो आर इक्विवेलेंट हम लोग निकालते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। इस प्रकार से सिंपली जोड़ देते हैं। क्षितिज के निकट देखने पर तारे की स्थिति में आभासी ऊंचाई का क्या कारण है? जो तारे होते हैं ना, वो अपने वास्तविक ऊंचाई से हमें ऊंचे दिखते हैं। तारे अपने वास्तविक ऊंचाई से हमें ऊंचे दिखते हैं। क्षितिज का मतलब क्या हो गया? होराइजन। होराइजन जैसे मान लो ये एक काल्पनिक रेखा है, होराइजन। होराइजन के नीचे जब सूर्य चला जाता है तो हम बोलते हैं कि सूर्यास्त हो गया। होराइजन से ऊपर जब सूर्य दिखता है तो हम बोलते हैं कि सूर्योदय हो गया। ठीक, ये एक काल्पनिक रेखा है, बाउंड्री बोल सकते हो। आसमान और धरती जहां पर मिलते हैं उसे हम लोग क्षितिज बोलते हैं। आप बोलेंगे भाई कहां पर मिलते हैं? तो कहीं नहीं मिलते हैं, बस एक काल्पनिक रेखा है। दूर से देखने पर आपको लगता है ना, दूर से देखने पर आपको लगता है ना कि आसमान और धरती जो है वो मिल रहे हैं, तो वो जो लाइन है ना उसी को हम क्षितिज बोलते हैं। तो क्षितिज के निकट देखने पर तारे की स्थिति में आभासी ऊंचाई का क्या कारण है? तो प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है। यहां देख रहे हो, एक्चुअल में स्टार यहां है लेकिन हमें दिख यहां रहा है। तारा जो है एक्चुअल में वास्तव में यहां है लेकिन हमें यहां पर दिख रहा है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्षितिज के निकट देखे जाने पर किसी तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है। यह आभासी स्थिति बदलती रहती है। यह ध्यान दीजिए, हमें आभासी स्थिति जो है वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊंची होती है और ये भी जो है बदलती रहती है। ये भी फिक्स नहीं है कि वास्तविक ऊंचाई से इतनी ऊंचाई पर तारे जो हमें दिख रहे हैं, ये भी फिक्स नहीं है। ये आभासी स्थिति भी जो है बदलती रहती है और इसी के कारण तारे जो है टिमटिमाते हुए हमें दिखते हैं। ये जो आभासी स्थिति होती है ये भी हमें बदलती हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण तारे जो है हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन आप सीधा याद रखेंगे, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या का चयन कीजिए। तो क्लास 9th में आपको अणु और परमाणु चैप्टर में ये टेबल दिया गया है और यहीं से सवाल जो है पूछा गया है आपसे। ये 10⁻⁻10 मीटर है, जिसे आप 1 एंगस्ट्रम भी बोल सकते हो। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या है वो है 1 एंगस्ट्रम के बराबर।
तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल के अणु का और हीमोग्लोबिन अणु का जो है आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल के अणु का 1 नैनोमीटर आप बोलेंगे, ठीक, 1 नैनोमीटर आप बोलेंगे। और हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल है जिसमें कि लोहा मौजूद होता है, उसके लिए आप याद रखेंगे 10⁻⁸ मीटर। आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तो आकाश हमें नीला रंग का दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और ये प्रकाश का प्रकीर्णन हमारे वायुमंडल में जो मौजूद कण होते हैं उसके कारण होता है। मान लीजिए कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश जो हमें काला दिखाई पड़ता और सूर्य हमें बिल्कुल ही सफ़ेद दिखाई पड़ता। अगर आप अंतरिक्ष में चले जाओ या फिर पृथ्वी का जो वायुमंडल है उससे बाहर निकल जाओ तो आकाश आपको काला दिखाई पड़ेगा और सूर्य जो है एकदम से सफ़ेद दिखाई पड़ेगा, एकदम से सफ़ेद दिखाई पड़ेगा। वो जो सूर्य आपको थोड़ा ऑरेंज टाइप का, कभी येलो टाइप का, ये सब जो दिखता है ना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बादल जो आपको सफ़ेद दिखाई देता है, आसमान जो आपको नीला दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है ये सारी भौतिक घटनाएं हमें दिखाई देती हैं अपने दैनिक जीवन में, जिसके ऊपर एग्जाम में खूब सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल पूछा गया ना, ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। स्वच्छ आकाश का रंग नीला होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बादलों का सफ़ेद दिखना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताव प्रतीत होना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और समुद्र में पानी का रंग नीला दिखना ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तेज धूप वाले दिन के बाद लोग छत या खुले मैदान पर पानी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि देखो पानी को वाष्प में कन्वर्ट होने के लिए जो है ऊष्मा चाहिए होता है, और इस ऊष्मा को हम लोग गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। और ये गुप्त ऊष्मा कहाँ से लिया जाता है? जैसे मान लीजिए कि आपके बॉडी पे पसीना है, जब पसीने का वाष्पीकरण होता है तो उस वाष्पीकरण के लिए जो गुप्त ऊष्मा पानी को चाहिए वो कहाँ से लिया? आपके बॉडी से लिया। इसीलिए आपके बॉडी से हीट का जो लॉस हुआ गुप्त ऊष्मा के रूप में, क्योंकि आपके बॉडी से हीट लेकर के तो पानी वाष्प में बदल गया, तो आपके बॉडी से ऊष्मा चली गई ना, थोड़ी सी निकल गई, तो आपको ठंडक महसूस होती है। ऐसे ही पानी को जब छत पे डाला जाता है तो पानी का वाष्पीकरण होता है, जिसके लिए गुप्त ऊष्मा चाहिए। वो गुप्त ऊष्मा छत की सतह से लिया जाता है, जिससे छत जो है वो ठंडी होने लगती है। तो पानी के वाष्पीकरण की अधिक गुप्त ऊष्मा तप्त सतह को ठंडा करने में सहायता करती है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। घड़े में पानी डालते हैं तो घड़ा का पानी जो है वो ठंडा हो जाता है। इसीलिए होता है कि घड़े की जो दीवार होती है आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहां से पानी का वाष्पीकरण लगातार होते रहता है। पानी के वाष्पीकरण के लिए जो गुप्त ऊष्मा चाहिए वो पानी से ही लिया जाता है। तो पानी से हीट का लॉस हुआ, पानी से जब हीट का लॉस होगा तो पानी जो है ठंडा रहेगा। बी हमारा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा है और ईस्ट है, आप याद रखेंगे। डी हमारा राइट आंसर। क्वथनांक से कम किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कहते हैं। पानी है, पानी ये वाष्प में कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है इस पे, तो हम इसे वाष्पन बोलते हैं या वाष्पीकरण बोलते हैं। अगर पानी वाष्प में कन्वर्ट होता है और टेम्परेचर ये 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, यानी पानी के क्वथनांक के बराबर है, ऐसे केस में हम इसे क्वथन बोलते हैं। क्वथन यानी कि बॉइलिंग बोलते हैं। तो अगर जल वाष्प में बदल रहा है अपने क्वथनांक से कम ताप पर, है ना, क्वथनांक से कम ताप पर, तो उसे हम लोग वाष्पीकरण या वाष्पन बोलते हैं। और अगर क्वथनांक पर पानी वाष्प में बदल रहा है या फिर क्वथनांक से अधिक ताप पर, तो ऐसे केस को हम लोग क्वथन बोलते हैं। तो वाष्पीकरण हो जाएगा हमारा आंसर। प्रत्येक कोशिका के परितः अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से पृथक रखने के लिए यानी अलग रखने के लिए एक होता है या होती है। तो एक कोशिका है, कोशिका के अंदर भाई केंद्रक है, और भी तरह तरह के कोशिकांग होते हैं, और ये कोशिका के बाहर का पर्यावरण है। तो कोशिका के अंदर का जो मटेरियल है और कोशिका के बाहर का जो पर्यावरण है, इन दोनों के बीच में क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के चारों ओर अपने तत्वों को बाहरी पर्यावरण से अलग रखने के लिए होती है। तो झिल्ली सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेपरेट करती है
कोशिका के भीतर के पदार्थों को उसके बाहरी पर्यावरण से। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है? द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है किस तापमान पर? तो जल है, उसको आपने बर्फ बना दिया, तो इसके लिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस करना पड़ता है, जो कि होता है फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। क्वथनांक पर जल उबलने लगता है। संघनन बिंदु, जिस तापमान पर एक गैस द्रव में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम लोग बोलते हैं संघनन बिंदु। और गलनांक क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, जिस ताप पर एक ठोस पिघलने लगता है उसे हम लोग गलनांक बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? यानी गैसों के अंदर ये नहीं देखा जाता है, गैस के पास ये गुण नहीं है। विसरण की दर बहुत अधिक होती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों से कंपेयर करें तो गैस में विसरण की दर बहुत अधिक होती है। इनके कणों के पास ऊर्जा अधिक होती है और इनके कणों के बीच रिक्त स्थान भी बहुत अधिक होता है। इसीलिए इसका आकार निश्चित होता है, गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ये कोई गुण नहीं है गैस के पास। अत्यधिक संपीड़ित है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में कंपेयर करें तो गैस सबसे ज़्यादा संपीड़ित है। इसके कण बहुत शिथिल रूप से भरे हुए होते हैं। सही है, शिथिल रूप से, यानी इनके कणों के बीच जो है गैप बहुत ज़्यादा होता है। ये सब सही है। बी हमारा राइट आंसर, ये गलत है। मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं, की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट की वस्तु साफ साफ देखता है, दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। इसे ठीक करने के लिए उस चश्मे का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अवतल लेंस होता है। तो जो भी पावर चाहिए चश्मे की, उस पावर की अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा चश्मे में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।